हार्ट अटैक, कैंसर, 30-32 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। आयुर्वेद के लिए इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आज भी आयुर्वेद अपना वास्तविक मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आयुर्वेद की जो लोग दवा करते हैं वो परमानेंट इलाज होता है। एलोपैथ की दवा जो भी करते हैं क्षणिक तो होता है और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत है, ये सभी जानते हैं। 79 के बाद के जो डिग्री मिले हैं वही मान्य है। ये सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ कि अब आपको डिग्री होल्डर ही कार्य करते हुए मिलेंगे। नमस्कार, आज हम केंद्रीय चिकित्सा परिषद के पूर्व रजिस्ट्रेशन कमेटी के चेयरमैन, वर्तमान के अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव श्री सुरेश गुप्ता जी से वार्ता करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद के लिए इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आज भी आयुर्वेद अपना वास्तविक मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा है। इसी विषय को लेकर के वार्ता करेंगे अपने सुरेश गुप्ता जी से। बस साहब, ये जैसे कि आप चिकित्सा परिषद के चेयरमैन थे, वर्तमान में आप अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का विस्तार उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से इसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के नाम से आयुर्वेद ही ख्याति प्राप्त है। ये अभी कुछ जगह पता नहीं चल रहा है, जबकि आपको हम इसका ब्यौरा दे दें कि पहले उत्तर प्रदेश ही साथ साथ भारत में भी बहुत कम आयुर्वेदिक कॉलेज थे, जिसमें कि एमडी एमएस जो पीजी की डिग्री है वो बहुत कम थी। अभी इस समय माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ही इस समय लगभग 70-75 कॉलेज हो गए हैं और 70-75 कॉलेजों में भी 20-25 कॉलेज में एमडी-एमएस खुल चुका है। आप इसका प्रत्यक्ष देखेंगे कितना विस्तार हुआ। अभी जो मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई है लोक सेवा आयोग से, लगभग जितने मेडिकल अफसर चयनित हुए हैं 90% एमडी-एमएस है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? पहले केवल BA-MS होते थे। आज जो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उन सब हॉस्पिटलों में मैक्सिमम एमडी-एमएस है। और दूसरा उदाहरण है कि पहले 7-8 कॉलेज हुआ करते थे, आज 75 कॉलेज है। अगर विकास नहीं हुआ तो इतने कॉलेज कैसे सफर कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है? इसके अलावा पहले जो फार्मेसियां थी उन पर जनता का या स्वयं डॉक्टरों का भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उन फार्मेसियों की गुणवत्ता नहीं के बराबर थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया, जीएमपी लागू किया। अब ऐसी दवाएं आ रही है जिसको चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी स्वयं यूज कर रहा है और अपने परिवार को यूज करने के लिए दे रहा है। तो जब स्वयं यूज कर रहा है तो जनता या मरीज भी उसको सेवन कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया और कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया। इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन आयुर्वेद की ही कुछ दवाओं ने पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखा, जिसके कारण आयुर्वेद की डंका पूरे वर्ल्ड में हुआ। और आज आप किसी भी चिकित्सालय गवर्नमेंट की जो है जाकर के देखें कि उसकी नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, कम से कम 20 गुना बढ़ गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा? और ये भी बता दें, पहले आयुर्वेद को बहुत कम जानते थे, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी क्या है कि आयुर्वेद दिवस मनाने लगा पूरा हिंदुस्तान। अभी आपने देखा होगा कि पहले एम्स एक भी इंडिया में नहीं था, अब 3 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 एम्स
अभी विगत 3-4 सालों में खोल दिया। और 3 एम्स का, एक एनआईए जयपुर में है, एक जामनगर गुजरात में है, एक नई दिल्ली में है। और अभी आपने देखा होगा कि पूरे विश्व से आयुर्वेद का इलाज कराने के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। आप इंडिया आइए और वीज़ा फ्री आप इलाज कराइए, और भीड़ लग रही है, समय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि आयुर्वेद आज अपने उच्चतम सीमा की ओर अग्रसर है और आने वाले 2 ही 3-4 सालों में बहुत आगे बढ़े। अभी आप पूर्व 1 महीने का न्यूज़ लीजिए, ब्रिटेन में डिमांड आया कि हमारे कॉलेजों में आके आप आयुर्वेद पढ़ाइए। कई ऐसे कंट्री है जहाँ आयुर्वेद चिकित्सकों का डिमांड है। अच्छा, जैसे आप चिकित्सा परिषद के कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, तो इन जो आपके कार्यकाल के दौरान आपने कौन-कौन से प्रमोशन या कौन-कौन से विस्तारित कराए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले क्या था कि ये बताने के पहले बताते हैं कि मेरी इसी बात पर बहुत बुराई भी हुई, मेरे खिलाफ मुकदमा भी किया गया। पहले क्या होता था कि प्रयाग से कुछ लोग काम करके आते थे, वो एक आयुर्वेद रत्न कोई लेके आता था, कोई वैद्य विशारद लेकर के आता था, कोई प्रैक्टिस करके लेकर के डिग्री या डिप्लोमा टाइप का आता था, जिससे कि जो आयुर्वेदाचार्य है, जो BAMS जिसको कहते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता था। कोर्ट भी भ्रमित होता था कि ये कौन डिग्री, आयुर्वेद विशारद क्या होता है, आयुर्वेद रत्न क्या होता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन से ये क्या होता है। तो मैं जब रजिस्ट्रेशन कमेटी का चेयरमैन बना, तो सबसे पहले मैंने इन डिग्री को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था, इसको मैंने बंद कर दिया। अब 79 के बाद के जो डिग्री मिले हैं वही मान्य है। ये सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ कि अब आपको डिग्री होल्डर ही कार्य करते हुए मिलेंगे, कुछ अभी भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, खास तौर से जब पेशेंट उनके पास पहुंचता है तो वो एक मन में उसकी ये रहता है कि अगर मैं एलोपैथ को दिखाऊं तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये भ्रांति कैसे दूर होगी? ये भ्रांति, अब इसी को दूर करना एक चैलेंज है, और ये चैलेंज इसलिए है कि एलोपैथ की दवाएं तुरंत कारगर होती है, तुरंत फ़ायदा करती है, और आयुर्वेद में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आयुर्वेद की जो लोग दवा करते हैं वो परमानेंट इलाज होता है। एलोपैथ की दवा जो भी करते हैं क्षणिक तो होता है, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है, ये सभी जानते हैं। तो हमें अब आने वाले समय पर आपको इस मुद्दे को आप लोग भी जोर शोर से उठाएं कि जिस भगवान धन्वंतरी ने हम सबकी सृष्टि की रचना के साथ साथ ये आयुर्वेद की उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है, उन्हीं की ये दवा है। जो हम खान पान खाते पीते हैं उसी का वो दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस दिन इसकी समझ सबको हो जाएगी, निश्चित रूप से आयुर्वेद अपने चरम सीमा पर हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में होगा। अच्छा, जैसे कि आप आयुर्वेद सम्मेलन पूरा राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए बहुत सारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो उनका कहना ये है कि मुझे जिस प्रकार से एलोपैथ के डॉक्टरों को रिस्पांस दिया जाता है, सरकार की तरफ से रिस्पांस मिलता है, मुझे उतना रिस्पांस नहीं दिया जाता है। इस पर आप एज ए संगठन अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, मेन चीज़ होती है कि चिकित्सा में अगर आपकी दवाएं में गुणवत्ता है तो मरीज को फायदा होगा। अभी मैंने इसके पूर्व में बताया कि पहले की जो दवाएं थी वो बेअसर होती थी, इसलिए भी हम लोग पीछे हो गए थे। अब की जो दवाएं आ रही हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं बना रही है, स्वयं सप्लाई भी कर रही है गवर्नमेंट को, उस दवाओं की गुणवत्ता पूर्ण रूप से एकदम सही है और वो फायदा कर रही है। अब हम लोग अपने जितने जानकार, अपने दोस्त मित्र परिवार के लोग हैं, उसको प्रमोट आयुर्वेद की दवाओं से ही करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर जगह
हार्ट अटैक, कैंसर, 30-32 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो ये सब अब लोग आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं। जिस दिन पूर्ण रूप से आयुर्वेद की दवाओं की गुणवत्ता सुधर जाएगी, उस दिन आयुर्वेद को कोई पकड़ नहीं पाएगा। एक प्रश्न और अंतिम, आप गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव भी हैं, उनके हित के लिए भी काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आज पेंशनर हैं, उनके सामने एक द्वंद्व सा है। उनका कहना ये है कि वर्तमान जो पेंशन स्कीम है, ये प्रॉपर पेंशन स्कीम हमारे हित में नहीं है, और इसको लेकर के उनके मन में विरोधाभास है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो नए पेंशनर, नए जो लोग 2005 के बाद ज्वाइन किए हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दिया जा रहा है। इसी का विरोधाभास चल रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दिया जाए, क्योंकि उसमें निश्चितता है कि पेंशनर को पेंशन मिलेगी। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया पेंशन दिया है, उसमें थोड़ा अभी सुधार की आवश्यकता है, जिसकी डिमांड हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कर रहे हैं। और दूसरा, पेंशनरों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, उनका मेन 2 मांगे हैं इस समय। एक तो जो उनका कटौती है, 40% जो कटौती है, जो 15 साल में पुनः पूरा का पूरा पेंशन मिलता है, वो 10 साल 11 महीने दिया जाए। और दूसरा जो मांग है कि 80 वर्ष की आयु में जब पेंशनर पहुंचता है, तब उसको 20% पेंशन की वृद्धि दी जाती है। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि 80 वर्ष आते आते हमारे बहुत से साथी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनको मिल नहीं पाता। तो हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध ये रहता है कि आप 20% दीजिए। 60 से 65 जब वो हो, 60 साल पर तो पेंशन मिलता है, 65 जब हो तो 5% दे दीजिए। और जब 70 साल की उम्र आवे तो 5% दे दीजिए। जब 75 साल की उम्र हो तो 5% दे दीजिए। जब 80 साल का हो तो 5%, यानी टोटल 20% होता है। तो जो भगवान का कृपा होगी, जो 65 जिएगा वो 5% पा जाएगा। जो भगवान की कृपा होगी 70 जिएगा वो 10% पा जाएगा। जो भगवान की और कृपा होगी वो 75 जिएगा तो 15% पा जाएगा। और भगवान की असीम कृपा होगी तो वो 80 जीता है तो वो 20% पा जाएगा। बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं, इस बात को पेंशनर उठा रहे हैं। और हमारा भी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू करे। बहुत बढ़िया, सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात भी बताई। और सबसे अगर काबिल तारीफ की बात करें तो यह देखिए कि आप सर्विस में रहते हुए भी आयुर्वेद के लिए अपना सर्विसेज दिया, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, और जिन्होंने आयुर्वेद की ख्याति को गिराने का प्रयास किया था, ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ चूंकि एक समाज सेवी हैं और एक समाज सेवी के नाते सबके हित की भी चिंता की, आपने डॉक्टरों के जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनके हित के लिए भी सरकार से बराबर समय समय पर मांग की और उनके हित के लिए बात की। आज की तारीख में एलोपैथी चिकित्सा को लेकर के बहुत सारी, जैसे कि पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जैसे सिस्टम को भी लागू करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत सारे काम कराए। साथ ही साथ में गवर्नमेंट पेंशनर्स के लेकर के भी आज सरकार से मांग करते हैं, उनके हित के लिए भी लगे रहते हैं, समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, रिटायरमेंट के बावजूद भी लोगों की सेवा में लगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।